Good evening, student. Now, the last topic of reproduction in lower plant and angiosperm is the development of embryo in dicot and monocot. What happening in dicot? First of all, the zygote. Do you know which is present in the embryo sac? This zygote undergoes mitosis division, resulted in the formation of two cell structure. Embryonal cell upper and lower is a suspensor cell, and this is the embryo sac. ये जो दिखाया जा रहा है बेटा, ये लाइन, ये एम्ब्रियो सैक है, ऐसी पूरी है, ऐसी बड़ी। मैंने सिर्फ इसके नीचे का पार्ट बताया क्योंकि इतना बड़ा, यही तो डायग्राम बहुत कुछ होगा, इतना बड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा। तो भी आगे की इसमें बताया वाला है ये कैसा है। दो सेल की स्टेज होती है। देन आफ्टर द डेवलपमेंट this embryonal cell undergoes longitudinal division, खड़ी डिवीजन होती है, and the suspensor cell undergoes transverse division, resulted in the formation of elongated structure, while the lower part of this suspensor cell is hollow. It is called as haustoria. ये नाम ही नहीं दिया है आपके किताब में। क्या नाम बताया मैंने? हॉस्टोरिया। यह हॉस्टोरिया अंदर जाता है और ये काय के माइक्रोपाइल के तरफ ये दबा रहा है, किसको? इंटेगुमेंट को। जितना दबाएगा उतना पानी अपने अंदर खींच लेगा। कौन खींचेगा? हॉस्टोरिया। इसीलिए वो क्या बनते जाता है, नीचे जाता है, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट स्टेज में ये हो गई, ये स्टेज, ये बी स्टेज, ये B1 सिर्फ ऐसा इसमें हो रहा है। अब वही पार्ट B1 स्टेज का C में क्या हो रहा है? व्हाट हैपनिंग? दिस 2 cell stage then converted into 4 cell stage and later on embryo octant is formed. माने तो 8 सेल का एक गोला बन गया। गोला मेरे को गोला बताते नहीं आया क्योंकि 2 dimension figures are possible. Because of that I explain only 4 cells here. ये 2 dimension ही possible है, तो भी मैंने कोशिश की है पीछे के तरफ बताने की। ठीक है, तो ये 8 सेल का गोला बन गया। नीचे क्या है? इसको 8 सेल के गोले की, इसको ये देखो सस्पेंसर है। सस्पेंसर के और ये एम्ब्रियो सेल के बीच में हाइपोफाइसिस है। क्या नाम बताया मैंने? हाइपोफाइसिस। काय के बीच में? एम्ब्रियो सेल के बीच में और सस्पेंसर सेल के बीच में। नीचे का ऑस्ट्रेलिया और ये एम्ब्रियो सैक। ये देखो मैंने यहाँ पे एम्ब्रियो सैक लिखा भी है, ये लाइन। एक्चुअली ये ऐसा पूरा गोल हो जाएगा इसके अंदर, ये ऐसी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे फिर वो एंटीपोडल से और ये बीच में वो पोलर न्यूक्लिया वगैरह। ठीक है, ऐसी कंडीशन। और यही पार्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, मगर थोड़ा सा डेवलप करके बता दिया। ये देखो ये एम्ब्रियो सैक है, ऐसी पूरी। ठीक है, मगर ये एम्ब्रियो सैक मैंने इधर एक्सटेंड कर दिए और उसके एंटीपोडल इधर ले ली क्योंकि एनाट्रोपस होल है हमारा। कौन सा होल है? एनाट्रोपस। इसीलिए इसको ट्विस्ट कर दिया, समझ में आनी चाहिए। ये फिर फ्यूनिकल, ये चला जा, इसके अंदर ये बढ़ते जा रहा है। कौन बढ़ते जा रहा है? सस्पेंसर बढ़ते गई। और अब ये 8 सेल का नहीं, अब ये 32 सेल का गोला बन गया। कितने सेल का? 32 सेल का गोला बन गया। 32 सेल का गोला बनने के बाद ऊपर की सेल आजू बाजू के न्यूट्रिएंट को चूस के और बढ़ते जा रही है। बढ़ते जा गई तो ये देखो सेली सेल का मैंने बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर निकाला। ये दिल के शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। आपने दिल की साइन बहुत बार देखी होंगी, निकाली भी होंगी, बिल्कुल वैसा। सिर्फ एक है, इसको नीचे का एक्सटेंशन है जिसका नाम है सस्पेंसरी ऑस्टोरिया। और इसके आजू बाजू में ये जो आपको बताया जा रहा है ये एंडोस्पर्म है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ क्या? ये एंडोस्पर्म है, माने तो इसके आजू बाजू में यही पार्ट ऐसा समझो मैंने बढ़ा करके बता दिया। अब इसके बाद की कंडीशन, ये जो पार्ट है ये फोल्ड गिरता है। कैसा? ये ऐसा। यही पार्ट, ये जो ऐसा आया था, इसको अगर हम और लंबा करेंगे तो ऐसा बनेगा, और लंबा करेंगे तो ऐसा बनेगा, और अगर लंबा करेंगे तो ये देखो ऐसा बनेगा। ये ऐसी स्ट्रक्चर, ये देखो, ये यहाँ पे निकाल के बताया मैंने। क्लियर हुआ क्या? माने तो इसकी जो फोल्ड है ये सिर्फ नीचे आते गई है। ठीक है,
नीचे आने की वजह से ये देखो ये दो दालियां तैयार होगी, नाम है इसका कॉटिलिडॉन। क्लियर हुआ क्या? कॉटिलिडॉन, और इसके बीच में इसी पार्ट को और एक्सटेंड करके बताया, क्योंकि तब तक इसके अंदर वो जो पेन मालूम है क्या? पेन का नाम प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इधर उधर लगे उतने जगह पे फैल गए, यही तो पेन के न्यूक्लियस है जो बाद में इस बढ़ने वाले एम्ब्रियो को खाना खिलाते हैं। और ये एम्ब्रियो अब डिप्लॉइड है, हाँ, क्योंकि जायगोट वहीं से बन गया था, ट्वाइस चेन यहीं पे आ गया था। इसके बाद इसकी कॉटिलिडॉन तैयार हो रही है, वही कॉटिलिडॉन मैंने इधर निकाल के बताई है, एक और बड़ी तैयार हो गई। ये सीक्वेंस दिया है मैंने, ए बी B1 C और उसके बाद डी माने तो वही सेल, सिर्फ ये काय के अंदर ओहुल के अंदर बताई। ई में मैंने डबल बाहर निकाल के बताई। इसके बाद की कंडीशन क्या है? ई में निकालने के बाद इधर देखिए, ई के बाद है एफ, ये एफ नाम की कंडीशन, और ये जो है इधर की ये जी नाम की कंडीशन है। और ये एफ के इसमें आपको ये देखो, ये बहुत सारे गोले दाने दाने में बता रहा हूं, ये एक्चुअली हर न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है। क्या है? हर न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है। ये 3 ताकत वाला एंडोस्पर्म है। अब ये बनते जा रहे हैं और साथ में देखिए हर न्यूक्लियस अपने को आजू बाजू में क्या बना रहा है? सेल बना के ले रहा है। अब ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है इसका कन्वर्शन काय में होते जा रहा है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म में। काय में होते जा रहा है? सेल्यूलर। ये मोनोकॉट में सेल्यूलर बनता ही नहीं है, कैप्सुला बस्टा इसमें बनता है। और वही हेलोबियल में आपको मैंने बताया आधा बनता है सेल्यूलर और आधा रहता है न्यूक्लियर। एलोबियलस फैमिली की स्पेशलिटी ये इसका हाइपोफाइसिस सस्पेंसर, ये 2 डाइकोटिलिडॉन माने तो 2 कॉटिलिडॉन, 2 दालियां बनते जा रही है। यही 2 दालियां मैंने क्या कर दिए और अच्छी तरह से बना दिए। यहाँ पे सिर्फ ये जो है ये न्यूक्लियस इस तरीके से बन गया, ये ऐसी तैयार होगी और ऐसे इनको फोल्ड आ गई, और इन्होंने आजू बाजू का जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था सेल्यूलर, इसको चूस लिया। किसने चूस लिया? ये दालियों ने चूस लिया। किसको चूसा? एंडोस्पर्म को चूस लिया। इसीलिए अब इसमें दालियां बची है, और इसीलिए ये डायकॉट सीड के स्ट्रक्चर में जर तुम्ही शेंगदाणा तोडून पायला भिजू घालून किंवा वटाणा फुटाणा शेंगदाणा कोणताही भिजू घालून तोडून पाहिला तर त्याच्या वरचं जे कवर आहे ते इंटेगुमेंट फल्लीदाने के बाहर का लाल कलर का जो है ना वो टेस्टा, और अंदर का सफेद कलर का जो है ना वो टेगमेंट। बेटा और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, नीट वाले अगर नीट ध्यान देंगे तो बट और फायदा ज्यादा उनको, ठीक है, माने तो। और सीबीएसई की इसमें मेरे को सिर्फ एक रिवीजन करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको आगे की कंडीशन बता दी, कौन सी, कि ये लाल कलर का फल्लीदाने का कवर माने तो बताया टेगमेंट। क्लियर हुआ क्या? और अंदर का टेस्टा, अंदर का टेगमेंट बाहर का टेस्टा, ध्यान में रखना, गड़बड़ कर दी थी पहला यहाँ पे। अब ये जो बाहर का टेस्टा है अंदर का टेगमेंट है, इसके अंदर आपको फल्ली दाने में 2 क्या मिलेंगी? दालियां मिलेंगी। शेंगदाण्याच्या त्या 2 दाळिंब्या ज्या आपण खातो, हाँ, चने की वो 2 दालियां, मटर की 2 दालियां, वो जो खाते, ये दालियां आजू बाजू के एंडोस्पर्म को चूस लेती है, पूरा चूस लिया तो सीड बन गया नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि उसका एंडोस्पर्म खा लिया। किसने? उन्हीं की दालियों। मगर दालियां क्या है? डिप्लॉइड है। कॉटिलिडॉन ये एम्ब्रियो का पार्ट है, और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड था। ट्रिप्लॉइड को चूस के डिप्लॉइड बनी वाली दालियां। क्लियर हुआ क्या? ये कंडीशन। अब इसके बीच में आपको एक छोटा सा ऐसा जीव दिखेगा। क्लियर हुआ? वो छोटा सा जो जीव है उसके 3 पार्ट है बेटा। ये ऊपर का जो पत्ते के सरीका दिखता है उसका नाम प्ल्यूम्यूल,
मी मजाकीत म्हटलेलं आहे मराठीत, कोणाचं मूल? झाडाचं मूल प्ल्युम्यूल, छोटंसं मूल असते, ठीक आहे, काय नाव त्याचं? प्ल्युम्यूल. या प्ल्यूम्यूलच्या खाली जो मधात थोड़ी जागा है, जो बीच में गैप है, जैसे मालूम है दो नोड के बीच में गैप रहती है, काय में गन्ना दिखाऊंगा ना यार, अपने ऐसे निशान रहते हैं एक एक, तो दो नोड के बीच में का इंटरनोड, वैसा प्ल्यूम्यूल से लेके तो ये मीजोकॉटिल बीच के कनेक्शन तक का जो गैप है उसका नाम है हाइपोकॉटिल। और जहां पे दालियां दोनों चिपके वाली है किसको? एम्ब्रियो को, उसका नाम है मीजोकॉटिल। और ये नीचे का जो रेडिकल है, उस रेडिकल को रूट कैप है, ये रूट कैप ना जो एकदम यंग कंडीशन में एम्ब्रियो रहता है उसमें भी दिखती है, देखो मैंने रूट कैप बताई। ये रेडिकल माने तो प्राइमरी रूट, और इसी प्राइमरी रूट से आगे रूट डेवलप हो जाता है। ये देखो ये सस्पेंसर यहाँ पे बन गया, सस्पेंसर इधर आ गया, उसके बाद ये एम्ब्रियो बन गया, और ये दो कॉटिलिडॉन, दो दालियां पूरी फैल गई काय में? दाने में, और इस टाइप का दाना बन गया डाइकॉट का सीड। अब मोनोकॉट का देखते हैं, काय का देखते हैं? मोनोकॉट का, उसमें भी नियर अबाउट से, मगर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसी कंडीशन है? 1 के 2, बिल्कुल इस 2 के ऊपर का वैसा ही रहता है यार, और नीचे के लॉन्जिट्यूडनल बन जाते हैं, ये सीधी सीधी बढ़ती जाएगी, नीचे का लॉन्जिट्यूडनल बढ़ती गए, और लॉन्जिट्यूडनल बढ़ते वक्त ये नीचे की सेल है ना फूल जाती है, ये इसका गोला बन जाता है। इस गोले का फिर क्या होता है? मैंने सिर्फ ये सभी सेल निकालते नहीं बैठा, क्योंकि अगर मैं ये एक 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 निकालते बैठूंगा तो ज्यादा वक्त होगा, इसलिए, ठीक है। ये ऐसी सेल है, ये ऐसी सेल है, ठीक है, इसमें एक 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 निकालते बैठना है। ये पूरी बन गई। इस सेल का यही पार्ट, ये देखो ये सस्पेंसर, ये ऊपर का ऑस्टोरिया ऐसा, और इसका एक्सटेंडेड हुए वाला पार्ट, इसको एक प्रोजेक्शन आता है, इसका नाम है प्ल्यूम्यूल। और इधर के तरफ से मालूम है एक छोटा सा ऐसा रूट के सरी का एक्सटेंशन निकलता है ऐसा, इसका नाम है रेडिकल। इधर का प्ल्यूम्यूल, इधर का रेडिकल, और ये पूरा बन गया। ये कॉटिलिडॉन है, क्या है ये? कॉटिलिडॉन, उसकी एक ही। ये एक्चुअली मालूम है क्या? नारियल में आपने देखा होगा ये दाने दाने रहते हैं, वो माने तो नारियल का पानी, और ये मैं खोबरे का बता रहा हूँ ऐसा समझो, नारियल का। ये उसका छोटा सा एम्ब्रियो, और इसके अंदर क्या हो रहा है? छोटे से एम्ब्रियो के अंदर ये सब न्यूक्लियस न्यूक्लियस पड़े वाले, और इस न्यूक्लियस को यहाँ पे से एक जो एम्ब्रियो निकला उसको एक छोटा सा प्रोजेक्शन है, नाम रखा प्ल्यूम्यूल। वैसा इधर एक छोटा सा बाहर निकले वाला प्रोजेक्शन, नाम रखा रेडिकल। और ये इसी के पार्ट का है जो हाइपोकॉटिल है, ये बन गया। इसी पार्ट को और आगे लेके जाते हैं, देखिए पहले एक सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल zygote डिवाइडेड इनटू 2 cell structure by the mitosis, then as the mitosis continue resulted in the formation of 4 cell stage, and here the transverse division converted into longitudinal division, and the lower cells of this longitudinal division, that is towards the chalazal end, these cells rapidly divided and get extended structure, then converted into globular structure, then globular structure converted into a notch-like structure called as plumule on one side, while on the next, just opposite these two plumule, there is a projection called as radical. From this cotyledon, scutellum is developed. यही अब इसी पार्ट का ये जो पार्ट बना है, इसका मैंने क्या कर दिया? एक्सटेंडेड बताया है। और ये देखिए ये अंदर एम्ब्रियो बन गया, ये जो गोला बताया ना, ये गोले को ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आए, माने तो ये बच्चा बन रहा है, गोले को ऐसे किसे स्ट्रक्चर आए, लाल गोला माने तो बच्चा, और ये काला जो इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर का मांस है एंडोस्पर्म का, ये इधर उधर फैले वाला। अब ये देखो इसका ऊपर की, इसका नाम दिया कोलियोप्टाई, ये रेडिकल, इसका नाम है कोलियोराइजा। और आपने अगर कॉर्न सीड को, जवार के सीड को काट दिया तो आपको इस टाइप का दिखेगा। और आपको अगर आपने खजूर का बीज भी देखा तो ऐसा एक लंबा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, मगर वो डाइकॉट नहीं, मोनोकॉट ही, ध्यान में रखना। ये देखो इसको ऐसा ऊपर से प्रोटेक्शन रहता है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने को मिलता है अगर अपन ने कट सेक्शन लिया तो,
भिगोना पड़ता है, भिगोने के बाद ब्लेड से काटना पड़ता है, तब कभी जाके दिखता है। ये बच्चे के ऊपर के, इसका नाम है कोलियोटाइप। नीचे का जो प्रोटेक्टिव 2 लेयर्स क्या है, कोलियोराइजा। अब अगर हम सीड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, इन VS और LS ऑफ सीड, इट possesses आउटर एनवलप कॉल्ड एज हल और हस्क। व्हाट आई नेम, हल और हस्क, जो हम छान के निकालते हैं। किसको, गेहूं को जब हम क्या करते हैं, पीसते हैं, पीसने के बाद उसको छानते हैं, तो बर्फ किंवा कोंडा वरचा निकतो ना, ऊपर का जो निकलता है वो है ये हल या हस्क। एक्चुअली ये ओहुल वाल और ओहरी वाल सिंगल सीडेड ओहरी है। आपने आम देखा होगा, आम की गुठली देखी होंगी, आता खाऊन राहिले रे वो आंबे, तो वो जो देखा है बेटा, उसके अंदर एक ही कोई मिलती है, माने तो एक ही सिंगल सीडेड फ्रूट है वो। ये भी सिंगल सीडेड फ्रूट है, इसका नाम कैरियोप्सिस है। नीट वाले ध्यान दिया, क्या नाम बताया, कैरियोप्सिस। इसका ओहरी की वाल जैसे नारियल का अंदर का खोबरा, कर्नल जिसको बोलेंगे हम, वो किसके साथ मिल जाता है, वो करवंटी के साथ फिक्स रहता है। काळा लागते, लय हाताले चाकू लागते, चमचा लागते, ते काढता काढता खोबरं पाहिलं ना, बिल्कुल ते वो चिपके वाला रहता है, वैसा ये चिपक जाता है इसको। जवार में भी, क्योंकि जवार नारियल के सरी का ही मोनोकॉट है, और ये चिपक गया तो ऊपर की दीवार और अंदर की दीवार एक दूसरे को इस कदर चिपक जाती है कि एक जान बन जाती है वो। इसीलिए मैंने आप चिपका पी के बताइए, ठीक है। और इसका नाम है हल और हस। और इसके अंदर जो सफेद सफेद रहता है, काय में, जवार के दाने में या फिर कॉर्न के, वो है एंडोस्पर्म, जिसको हम पिसा के खाते हैं। अच्छा हो गया झाड़ों को नर्वस सिस्टम ने, नहीं तो हमारे पीछे भागते थे साले, हमारे बच्चों को पिसा के पिस के खाते, हाँ ऐसा करते थे, ठीक है। और उसके यहाँ पे एक लेयर है, इसका नाम है एल्यूरॉन लेयर। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, वाह की स्वाद पंजाब के लोग बोलते हैं, मगर पक्का ध्यान में रखना, इस मक्के की रोटी में एल्यूरॉन लेयर छोटी साइज की, इनको प्रोटीन कम मिलता है। ये लोग जाड़े जुड़े दिखेंगे, मगर एक जाड़े जुड़े होने के बावजूद भी हिम्मत या ताकत कम गिर सकती है, ध्यान में रखना। वो क्वाशार्कर है, क्लियर हुआ क्या। मैंने न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की इसमें डिसीज के बारे में पढ़ाया था। या एल्यूरॉन लेयर कम रहता है, जवार वालों में एल्यूरॉन लेयर अच्छा खासा रहता है। इसीलिए जवार की रोटी खाने वालों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हार्ट का डिसीज, जो कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, उसका जो हल हस्क रहता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल चूस के निकाल लेता है शरीर से। क्लियर हुआ कि ये इसका मिलने वाला फायदा है। और ये मैंने बताया हल या हस्क, ये ऊपर से बने वाले कवर का, इसके बाद जो आटा बनता है ये एंडोस्पर्म का, और छोटा सा एक स्कटेलम रहता है। नारियल का यही स्कटेलम, नारियल का यही स्कटेलम क्या रहता है, ये ऐसा गोल रहता है, गोला पूरा, और इसके अंदर पानी रहता है, ये पानी का खोबरा बन जाता है। अब आपके ध्यान में आया होगा, इसमें नहीं बनता है सिर्फ, जिसमें नहीं बनता है वो हो गया एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें से एंडोस्पर्म कायम है। कैस्टर में भी रहता है, ध्यान में रखना, जिसमें एंडोस्पर्म कायम है उसको अल्ब्यूमिनस सीड, और जिसमें एंडोस्पर्म कायम नहीं उसको नॉन एंडोस्पर्मिक या यक्स अल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, ध्यान में रखना। डाइकॉट या एक्स अल्ब्यूमिनस रहते, मोनोकॉट या अल्ब्यूमिनस रहते, पक्का ध्यान में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया भाई काय का, मोनोकॉट के सीड का स्ट्रक्चर। इतनी सारी डायग्राम निकालनी पड़ी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डायग्राम कम से कम 2 बार तो भी निकालिए, नहीं तो मेन बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क के लिए ठहरे वाली है। इसमें कंसेप्ट है कुछ भी नहीं कि ये 2 सेल का होता है, 2 सेल का लंबा होता है, यहाँ पे ऊपर गोला बनता है, गोले के 2 कॉटिलिडॉन बनते, हो गया स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ क्या। इतने ही वर्ड में आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको कोई मार्क्स नहीं काट, मगर इसके सब लेवल अगर आप नहीं दे पाए तो आपके मार्क्स गए, क्योंकि 5 मार्क के लिए सब ये लेवल और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट, 5 मार्क ड्रॉ द डायग्राम, लियो रे 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। हार्ड माने तो बड़े साइज का क्वेश्चन आ सकता है इतनी साइज पे। क्लियर हुआ क्या, इसीलिए इसको 2 बार निकालना, मेरे इससे तो मोस्ट टाइम की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट का भी आ सकता है, मोनोकॉट का ये स्ट्रक्चर, ये इससे कैसा बना इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद का आखिरी का जो टॉपिक है छोटा सा बच्चे वाला, वो टॉपिक हम लेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मीन्स व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और जाइगोट।
without fusion of gamete. Fusion of gamete, amphimixis. Without fusion of gamete, apomixis. Fusion of gamete, amphimixis. Without fusion of gamete, apomixis. बिना फ्यूजन के, सर बिना फ्यूजन के आप कैसे क्या बना रहे हैं बच्चों को, क्योंकि इसको तो जायगोट बनना जरूरी है। नहीं रे, कुछ इसमें होता ही नहीं है। ये जो एम्ब्रियो सैक रहता है, आपको मालूम होगा वो हूल वगैरह, ये वो हूल है, इसके अंदर की एक न्यूसेलस रहती है। न्यूसेलस में मेगास्पोर, मदर सेल के 3 मेगास्पोर मरते हैं, एक जिंदा रहता है। यहां तक मैंने पढ़ाया था, याद है क्या? अगर अच्छी तरह से याद होगा तो। इसमें जो एपोमिक्सिस है, इसमें रिडक्शन डिवीजन अगर नहीं होता है, डायरेक्ट ही एक सेल जो डिप्लॉइड है उसका एम्ब्रियो सैक ही बनता है। इसमें कि हर सेल डिप्लॉइड, हर सेल डिप्लॉइड, और इसके अंदर सर फिर आपने अगर डिप्लॉइड पहले से एक सेल बना दिया तो इसको तो जरूरत ही नहीं है सर, काय की जरूरत नहीं है, सवाल ही नहीं है। पोलन ग्रेन आएगा कब, मेल गैमीट बनाएगा कब, मिलाएगा कब, कोई जरूरत नहीं है बेटा। ये डेवलप कर लिया है इन्होंने स्पेशलिटी। ये डायरेक्ट यूज एग सेल से जो डिप्लॉइड है, एक्चुअली एग सेल हैप्लॉइड रहती है, एक सेल हैप्लॉइड रहती है, एपोमिक्सिस में डिप्लॉइड रहती है, इसीलिए इसको डिप्लोस्पोरी भी बोलते हैं। और इस टाइप के एपोमिक्सिस को रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं। द एपोमिक्सिस इन विच any one new cellular cell will be act as a embryo cell, and from that diploid direct embryo will be developed without fusion of gamete. Such type of development is called apomixis, and here the embryo is diploid, so it is called diplospory. If gametophyte will be developed without reduction division, then condition is called apogamy. What I name? Apogamy. Here gametophyte is diploid. हमने पढ़ा है रिडक्शन डिवीजन होता है, प्रोथैलस बनता है, हैप्लॉइड बनता है, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हुए बराबर क्रोमोसोम आधे आधे, यहाँ पे आधे आधे का कोई लेन देन नहीं, डायरेक्ट ही क्या बन गया है, डिप्लॉइड कंडीशन। प्रोथैलस बनेगा डिप्लॉइड, इसको नाम दिया हमने एपोगेमी। ये गया था बेटा 11th में, अगर याद होगा तो। क्लियर हुआ क्या? और अगर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से बिना रिडक्शन डिवीजन के क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट, तो डिप्लॉइड ही बनेगा तो एपोगेमी। और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से बिना फर्टिलाइजेशन से हैप्लॉइड ही एम्ब्रियो बनेगा तो कंडीशन एपोस्पोरी। क्या नाम बताया मैंने? एपोस्पोरी। एपोगेमी में गैमेटोफाइट जो डिप्लॉइड रहता है, रहने चाहिए, हैप्लॉइड रहता है, डिप्लॉइड कंडीशन एपोगेमी। और एपोस्पोरी में जो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड रहने चाहिए, डिप्लॉइड रहने चाहिए, रहता है हैप्लॉइड, तो नाम क्या दिया जाता है? एपोस्पोरी। ध्यान में रखना, नॉन रिकरेंट टाइप के इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, मगर ये क्या है, उससे हैप्लॉइड तैयार होता है एम्ब्रियो, हैप्लॉइड। हाँ, नॉन रिकरेंट, हियर मियोसिस इज ऑकर। आर यू गेटिंग? Here the embryo sac is developed. Megaspore mother cell undergoes reduction division, resulted in the formation of 4 megaspore, 3 get division rate, and functional megaspore develop direct embryo. But this embryo is haploid. Embryo is a haploid. Here apospory, embryo is haploid. Actually, egg cell must be diploid, embryo must be diploid, but here it is not occur, and this embryo is a haploid one, and this haploid embryo then develop into the young plant. And in adventive embryony, it is the mimicry of
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सोंग ढोंग आहे रे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं, अक्षरशः फसवणूक सारखं. एक त्याची काय आहे, सोंग केल्या जाते, कोणासारखं सोंग घेतले जाते, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सारखं. 4 मेगास्पोर तयार होतात, 4 मेगास्पोर तयार होतात, 3 मरतात नाही, 4चे 4 मेगास्पोर डिप्लॉइड करा. रिडक्शन डिव्हिजनच नाही, काय नाही आहे रिडक्शन डिव्हिजन. त्यातला कोणताही एक मेगास्पोर फक्त वाढत जाते आणि त्याच्यापासून डायरेक्ट एम्ब्रिओ तयार होते, त्याला ऍडव्हेंटिव्ह एम्ब्रिओनी म्हणतात. जर समजा हे वैशिष्ट्य तुम्हाला पाहायचं असेल तर निंबूच्या याच्यात फर्टिलायझेशन झालं नाही तरी त्याचे कोंब निघतात, त्याचं हे कारण एडवेंटिव एम्ब्रियो. और कभी कभी एक कंडीशन और भी है, अगर एक से ज्यादा मगर उस एडवेंटिव एम्ब्रियो ने अगर मेगास्पोर है तो 4 मेगास्पोर 4 एम्ब्रियो बनाते, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी. दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी बिकॉज ऑल द मेगास्पोर may functional and every megaspore then develop embryo, then the condition is called polyembryony. स्पेशलिटी साइट्रस मेडिका और नींबू, ध्यान में रखना. क्लियर हुआ क्या? अब एक कंडीशन बताई मैंने एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यह अगर अच्छी तरह से ध्यान में आया होगा तो. इसके बाद है पार्थिनोकार्पी. क्या वर्ड यूज किया मैंने? पार्थिनोकार्पी. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी. ये नोल ने 1902 में ढूंढ के निकाला था. किसने? नोल ने. क्लियर हुआ क्या? नोल ने 1902 में ढूंढ के निकाला था. और ये गिबरलिन, ऑक्सीन इस टाइप के फाइटो हार्मोन को स्प्रेड करके स्टिग्मा को स्टिम्युलेशन दिया जाता है. स्टिग्मा को आंखें थोड़ी है कि पोलन ग्रेन, उसको केमिकल मिल गई, क्या हो गया? तो हम वो केमिकल देते हैं उसको स्प्रे करके, उसको लगता है पोलन ग्रेन ही गिर गए, हम तैयार कर देता है बीज. मगर बिना पोलन ग्रेन का अगर फल बनेगा, बीज नहीं माफ करना, बिना पोलन ग्रेन का फल बनेगा उसमें बीज रहेंगे नहीं. जस्ट इमेजिन अगर तरबूजा है बिना बीज का क्या मजा आएगी, अगर बिना बीज का नींबू है क्या मजा आएगी. इमेजिन कीजिए बैगन बिना बीज का, इमेजिन कीजिए कितने तो भी इसमें बीज की वजह से हमको कटते हो कैसे तो भी लगते. त्या वांग्यात ठसठस बिया भरेल असले खाने वाटत बरोबर. हा लक्षात, वो बिना बीज का रहेगा. इसकी कंडीशन हमने क्या बताई, वो होगी पार्थिनोकार्पी. और मैक्सिमम कैप्सूल अंगूर पार्थिनोकार्पिक है, गिबरलिन स्प्रे किया जाता है, ध्यान में रखना. इसके बाद मैंने पहले बताया था पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी ये लियोन हॉक ने 1719 में ढूंढ के निकाला था. उसने ये देखा था कि जहां पे एक ही एम्ब्रियो होने चाहिए, नॉर्मली एक ही होता है, वहां पे एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलती है. कंडीशन बताई थी पॉलीएम्ब्रियोनी. ये आखिरी का टॉपिक था इसका. क्लियर हुआ क्या? आज के लिए काफी है. और ये आखिरी लेक्चर था काय का? रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म का. ठीक है.